हेलो दोस्तों। हम अपने चैनल पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरीज़ में जो पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं वो सार्क पर है। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सार्क जो है ये इसका जो कंसीवमेंट है वो इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के द्वारा 1980s में स्टार्ट हुआ था, बट फाइनली ये 1985 में सार्क चार्टर जब ढाका बांग्लादेश में 8 दिसंबर को साइन हुआ, उस दिन ये फॉर्मली मटेरियलाइज हुआ। और लगभग 2 साल के बाद 17 जनवरी 1987 में सार्क का एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट जो है वो काठमांडू नेपाल में स्थापित किया गया है। तो सार्क के जो 8 मेंबर स्टेट्स हैं अभी वो हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। याद रखने के ख्याल से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड मैप पे जो इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं वो सार्क के मेंबर्स हैं। सार्क में ऑब्जर्वर कंट्रीज़ को भी शामिल किया गया है, जो अभी कुल मिलाकर 9 हैं। ये हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया, मॉरिशियस, म्यांमार और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी फ़िलहाल नए ऑब्जर्वर्स पर रोक है सार्क में शामिल किए जाने पर, और जो भी सार्क का समिट होता है, सार्क समिट, उसमें ऑब्जर्वर्स को भी मेंबर स्टेट्स के अलावा शामिल होने का न्योता भेजा जाता है। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है सार्क की। तो यहाँ पर मैंने जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है जो सार्क के चार्टर में है उसे मैंने लिख दिया है। मोटा मोटी हम ये याद रख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कल्चरल, सोशल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल इत्यादि, आर्ट्स, इन जितने भी क्षेत्र होते हैं, जियोपॉलिटिक्स के मोस्टली जितने भी क्षेत्र होते हैं, उन सब में सार्क ने कॉपरेशन करने के लिए ये चार्टर डेवलप किया है। और जो भी डिसीज़न होता है यहाँ पर ये यूनानिमस लिया जाता है। और जो भी बायलैटरल होते हैं, मतलब 2 देशों के बीच के जो मुद्दे होते हैं और जो कंटेंशियस मुद्दे होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान हमेशा इंटरनेशनल फोरम्स पर जहाँ भी जाता है तो इंडिया से अपने कश्मीर के मुद्दे को हमेशा उठाना चाहता है, वैसे मुद्दे जो हैं सार्क में नहीं उठाए जा सकते हैं। ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। और सार्क जो है वो काफ़ी अच्छा काम भी कर रहा है, जैसे कि एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ सार्क के बेसिस पर एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इंडिया में न्यू दिल्ली में स्टार्ट की गई है। फिर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है उसके क्षेत्र में इंडिया ने ही बेसिकली लीड लिया हुआ है, और जो भी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, साइंटिफिक सपोर्ट है, वो इंडिया प्रोवाइड करता है। और इस क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा कॉपरेशन है। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी मटेरियलाइज किया गया है। हालांकि सार्क को जिस लेवल पे कंसीव किया गया था वहाँ तक सार्क अपनी क्षमता को रूपांतरित नहीं कर पाया है, परंतु सार्क का फ्यूचर जो है वो ब्राइट है और धीरे धीरे काफ़ी महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल क्षेत्र के जो ऑपरेशन के फील्ड होते हैं उसमें सार्क काम कर रहा है। अब सार्क में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है जिसे सार्क समिट कहते हैं। ये 2 साल पर होता है
और सार्क के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके नाम के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार ये सार्क समिट किया जाता है। और जो भी मेंबर स्टेट सार्क समिट होस्ट करता है वही जो है चेयरमैनशिप भी सार्क समिट का होल्ड करता है। और सार्क समिट में जो भी पॉलिसीज़, जो भी डेलिब्रेशन वगैरह होते हैं, तो लास्ट में जो कंक्लूडिंग सेशन होता है उसमें जो की आउटकम्स हैं उसे डिक्लेरेशन के रूप में घोषित किया जाता है और इसे लीडर्स के द्वारा एडॉप्ट किया जाता है। समिट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो भी सुझाव और जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, सुझाव होते हैं, उन पे भी डेलिब्रेशन किया जाता है, पॉलिसी स्टेटमेंट्स डिस्कस किया जाता है। अब सार्क की जो कुछ और महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। दो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ये जो मेंबर स्टेट्स होते हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स को इंक्लूड किया जाता है इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो भी डिसीजंस होते हैं, जैसे पॉलिसी फार्मूलेशन, रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस ऑफ कॉपरेशन, जो भी नए क्षेत्र होते हैं जिसमें कॉपरेशन की आवश्यकता है उसके बारे में, और जो भी जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उस पर डिसीज़न लेती है। फिर दूसरी जो महत्वपूर्ण पार्ट है सार्क की वो है स्टैंडिंग कमेटी। ये बेसिकली जो फॉरेन सेक्रेटरीज होते हैं मेंबर स्टेट्स के, उनसे बना हुआ होता है। और जो प्रैक्टिकल ओवर मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन होता है और जो भी पॉलिसी होते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन का, फिनेंसिंग का, ये सब कुछ ये स्टैंडिंग कमेटी ही देखती है। और भी कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं सार्क के स्ट्रक्चर के, जैसे प्रोग्रामिंग कमेटी, टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स, एक्शन कमेटीज। इसके बारे में आप सार्क के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ये एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सार्क चेयरमैनशिप के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बायएनियली जो मीटिंग जिस देश में होती है वही सार्क का चेयरमैनशिप भी होल्ड करता है। एक और महत्वपूर्ण पद है सार्क में सेक्रेटरी जनरल का, जो कि सार्क सेक्रेटेरिएट में जिनका ऑफिस होता है ये नेपाल काठमांडू में है। और सेक्रेटरी जनरल जो हैं ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा एक इलेक्शन होता है और उसमें जो भी चुने जाते हैं, बेसिकली जो बहुत ही हाई कैलिबर डिप्लोमेट होते हैं मेंबर स्टेट्स के, उनको ही चुना जाता है और फिर उन्हें एज ए सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया जाता है। तो ये थी सार्क के बारे में। हम आगे भी अपने चैनल पर जो महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।